जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आज जो है हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 4 अप्रैल के, यानी कि 4 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आपके कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेनली ये जो है यूपीएससी से रिलेटेड होगा। आपको शुरुआत में ये बता दूं कि ये वीडियो इंग्लिश में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो बिना बेसी बकवास के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं अपने मोटिवेशन मंत्रा पे। तो आज का मोटिवेशन मंत्रा है, हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडी मेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन वो एक्शंस। यानी कि हैप्पीनेस, खुशी जो है वो आज आपको ऐसे ही बनी बनाई नहीं मिल जाती है, इसको आपको लाना पड़ता है। और सबसे अच्छा मोटिवेशन यही होता है कि आप कुछ अपने एक्शन करें, कुछ अपने काम करें और उनसे ही मोटिवेशन को गेन करें, जो कि एक टिकाऊ और लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। चलिए अपनी न्यूज़ को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, न्यूज़ को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको जितनी भी पीपीटी यहाँ से पढ़ाऊँगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपसे पढ़ाने वाला हूँ, उनका सबका डिटेल डिस्कशन आप स्वयं जाकर के पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी बकवास के चलिए न्यूज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो निकल के आ रही है संजय सिंह की तरफ से। आपको जैसा कि पता होगा, आपको विदित हो कि संजय सिंह जो है वो जेल गए हुए थे और उनको बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या मामला था? दरअसल मामला ऐसा था कि जो है संजय सिंह के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी के आरोप में, एक्साइज ड्यूटी में करप्शन के आरोप में जो है इन पे 2 करोड़ का जो है 2 करोड़ का घूस लेने का आरोप इन पे लगाया गया था, जिसके चलते हुए ये 6 महीने से जेल में थे। और तथाकथित बयानों से पता चलता है कि इनको जो है कल जो है इनको पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडी, जिसने जो है 6 महीनों से इनको गिरफ्तार करके रखा था, इनसे पूछा गया कि ईडी से कि आपने 6 महीनों में कोई सबूत या साक्ष्य कोई निकाले हैं जिससे जो है ये साबित हो पाए कि ये जो है वाकई में आरोपी हैं या इन्होंने वाकई में रिश्वत ली है। जबकि ईडी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था और ईडी ने जो है बिना कुछ बकवास किए सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंह बंदे खड़ी रही और उसने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप इन्हें चाहें तो बेल दे दें। यानी कि आप समझ सकते हो ना। आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक नेता को, एक विख्यात नेता को आप कह सकते हो, मैं नहीं जानता उन्होंने रिश्वत ली या नहीं ली, बट आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि एक विख्यात नेता को आप बिना किसी सबूत के 6 महीने से जेल में रखे हुए हो, अभी भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल वहाँ पे ग्रांट कर दी और मेरे हिसाब से यही होना भी चाहिए। वहीं पे पास ही में अगर एक हेडिंग और आप देखो तो ईडी ने जो है महुआ मोत्रा, कोई भी ये जो है तृणमूल कांग्रेस की जो है टीएमसी की नेता हैं, इन्होंने भी जो है अभी थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाए थे, जिसको लेकर ये काफ़ी जो है मामले में रहीं। और उसके बाद एक कानून भी आया था अभी बीच में कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी बाहरी पार्टी से पैसे लेकर के संसद में अगर कुछ भी पूछेगा तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता एमपी जो है वो भी छीन सकती है। तो ये वही महुआ मोइत्रा हैं, इनके खिलाफ़ भी जो है पीएमएलए एक्ट के तहत इनके खिलाफ़ भी जो है ईडी ने केस फाइल कर दिया है। यानी कि एक तरफ यहाँ पे जहाँ इन पे इनकी बेल हो रही है, वहीं पे इनके और केस फाइल हुआ जा चुका है। मैं यहाँ पे एक जो खतरनाक कानून है जिस पे ये सारा खेल चल रहा है ईडी का, और ईडी को मैं आपको बता दूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रवर्तन निदेशालय है, ये भारत की जो 2 एक्ट हैं, एक है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि 2002 के अनुसार पीएमएलए के तहत ईडी को ये ताकत मिलती है कि वो किसी भी व्यक्ति को धन शोधन मामले में, यानी कि उसने ब्लैक का वाइट किया हो, वाइट का ब्लैक किया हो, इसको लेकर के किसी को भी जो है तब तक जो है गिरफ्तार करके रख सकती है जब तक कि वो जो है जब तक कि जो है वो इनोसेंट यानी कि बाइज्जत बरी हो ना जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है मेरे हिसाब से पीएमएलए, जिसमें जो है किसी व्यक्ति को ऐसे ही आप कैसे गिरफ्तार कर लोगे। ये तो सीधा सीधा जो है व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका मैं उल्लंघन मानता हूँ। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हालांकि मेरे चाहने से क्या होता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आर्टिकल 13 का प्रयोग करके, आर्टिकल 13 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट का हनन को लेकर के, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप जो है, किसी व्यक्ति का बेल का राइट होता है, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे तो किसी को भी उठा करके आप जो है उस पर सबूत, एक शक के आधार पे, शक के बिना पे आप किसी को भी, जैसे आप इनका संजय सिंह का ले लीजिए, 6 महीनों से इनको जेल में आप डाले थे, अंत में क्या पता चलता है कि वो जो है सबूत अभी भी हाथ में नहीं लगे। यानी कि आप कैसे आजीवन किसी व्यक्ति को आप जेल में डाल के रख सकते हो? ऐसे तो कभी भी विपक्ष का कोई नेता सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आप ईडी की ताकत का प्रयोग करोगे, मेरे हिसाब
हिसाब से आर्टिकल 13 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को इसको जो है फंडामेंटल राइट का जो एक फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू बेल, जो आर्टिकल नंबर 20 में ग्रांट करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस सीमा तक कर दे जहाँ तक जो है ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये आपको क्या मानना है आप हमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है पतंजलि की तरफ से। आपने सुना होगा कि आए दिन जो है पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि बाबा रामदेव के ऊपर ये एलिगेशन अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये कह लीजिए एक वर्डिक्ट जैसा जो है दिया है, क्लेम की जो वर्डिक्ट दिया है वो ये दिया है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। अभी लताड़ा क्या है, मतलब ऐसा क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब सरकार को क्या बुला भला कहा है। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो पतंजलि है वो जो है कोविड क्योर करके कोई किट लाई थी, और भारत के तमाम डॉक्टरों ने जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं इन्होंने जो है तमाम तरीके के भ्रामक विज्ञापन भी चलाए, यानी कि मिसलीडिंग एड्स भी चलाई बाबा रामदेव जी के द्वारा। हालांकि वो तो ऐसा नहीं मानना है, और उन्होंने जो है पिछली बार अभी जो है 1 महीने पहले लगभग न्यूज़ है जब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है बाकायदा हमें जो है रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि कैसे आपकी दवाएं लोगों का उपचार सही कर रही हैं, लोगों को कैसे स्वस्थ बना रही हैं। इसके लिए बाकायदा हमें जो है सबूत के साथ और रिपोर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से जो है आप हमारे सामने आइए या फिर आप माफ़ी मांगिए। लेकिन जो इनके जो बालकृष्ण जी हैं और जो रामदेव जी हैं इन्होंने जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया, और माफ़ी मांगने के बजाय इन्होंने जो है टीवी चैनलों में जा कर के जो मीडिया है उसके सामने जो है उल्टा सीधा कुछ भी बोला, जिसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको अगेन फटकार लगाई है और कहा है कि हम आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा भी चला सकते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की मानहानि की है और आप जो है फर्जी ये जो विज्ञापन है, आप मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप कर रहे हैं। और इन्होंने जो कानून है उस जो जिसका उल्लंघन किया है उसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इसका जो है इन्होंने उल्लंघन किया है, जिस कारण पतंजलि पे जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा फटकारा है कि आप जो है ये सब गलत सलत चीज़ें जो है आप मिसलीडिंग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी है कि हम आप पर एक्शन भी ले सकते हैं, तैयार रहिएगा एक्शन के लिए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला था। तो चलिए इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, जा करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा जा करके। तो ये जो थी रामदेव से रिलेटेड दूसरी कहानी थी। और ये देखिए यहाँ पे आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये पीडीएफ जो है ये न्यूज़ें जो है कहीं से क्या सारे चीज़ों से कवर करके लाई गई। तो मैं आपको बता दूं ये जितनी भी न्यूज़ हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से लाई गई हैं, और हिंदू पाकिस्तान जितने भी तरीके के अखबार आपने सुने होंगे आज तक वो सारे अखबारों की कटिंग हैं ये, ठीक है। कोई ऐसा वैसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी लेकर चले आए। यहाँ पर जो है सारे वेरीफाइड सोर्स हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और बेहतरीन न्यूज़ ही आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगला जो तीसरा जो डिस्कशन है, न्यूज़ है, वो ये है कि एक सर्वे एक तरीके से आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये आपको भी जानना चाहिए, दरअसल ये बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए, ये बहुत ही काम का सौदा है। क्या काम का सौदा है? दरअसल बहुत सारे इंडियंस ये सोचते हैं कि अगर वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की आम जो ज़िंदगी है वहाँ पे जानते ही आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे जो है आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा डाउन हो और आप थोड़े ज़मीन पे आएँ। हालांकि क्या पूरा सब मामला है मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सरल लफ्ज़ों में। इसका मामला ये है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन अमेरिकन्स थे, यानी कि जो अमेरिका गए थे इंडियंस, ये सोच कर के वहाँ जाते ही जो है उनकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं इन कंपेरिजन टू एशियन अमेरिकन्स। मतलब आप समझिए पहली बात को, मेरी बात का कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट ये कह रही है कि जो भारत के अमेरिकन्स थे, आप ऐसे समझिए कि पूरा एशिया है। अब इतना तो आपको बेसिक पता होगा, एशिया में आता है इंडिया। तो न्यूज़ का ये कहना है कि जो इंडिया है वो जो है इंडिया से जो गए थे अमेरिका वो ज़्यादा गरीब हैं इन कंपैरिजन टू एशिया से गए जो अमेरिका गए थे
उनके मुकाबले, यानी कि इंडिया से जो लोग गए हैं वो ज़्यादा गरीब हैं, एशिया से जो लोग गए हैं अमेरिका, वो उनकी हालत इंडिया से गए जो अमेरिका हैं उनसे बेहतर है। ऐसा जो है ये रिपोर्ट कहती है, आप समझ गए होंगे आई होप। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये मत सोचिए कि अमेरिका जाते ही आपकी चांदनी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तमाम रिपोर्टें जो है स्टडी की हैं, जिस पे जो है बिल देखा है कि बिल कितने लोग पे करते हैं क्या नहीं पे करते हैं, इस तरीके से इन्होंने ये डेटा निकाला है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अमेरिका जाना ये सपना जो है कि वहाँ पे जाते ही आप अमीर धनवान हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए डिटेल में। चलिए यहाँ पे देखिए तमाम जो है इन्होंने डाटा भी दे रखा है, इसको जो है आप पढ़ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो जैसा कि आज तारीख़ है 3 अप्रैल और ये जो है शाम को न्यूज़ बन रही है, इसलिए मैंने जो थंबनेल था वीडियो का उसमें 4 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 अप्रैल तक कारगर रहेगी, बेहतरीन न्यूज़ें हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और मैं अभी ख़त्म करके ही न्यूज़ें आया हूँ, तो ये 4 अप्रैल में काम आएंगी। तो आज जो है 3 अप्रैल को मैं आपको बता दूं कि आज हमारे 40 साल हो गए हैं जब हमारे पहली बार भारत के पहले भारतीय स्पेस में गए थे राकेश शर्मा। तो आज से 40 साल हो गए। मैं आपको बता दूं 3 अप्रैल को ही राकेश शर्मा भारत के पहले भारतीय पुरुष ये जो है पहली बार स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा। तो आज 40 साल हो गए हैं। इनके बारे में जो थोड़ा सा जीके क्विज टाइप का है ये यहाँ पे जो है रेडी है, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बताना था। अगला यहाँ पे मामला निकल के आ रहा है, श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका में जो है मैं आपको बता दूँ एक मामला बहुत ही गंभीर चल रहा है इस मुद्दे पे। और इसमें दरअसल मुद्दा क्या है, इसमें मुद्दा है कच्छातीवुरु, ये जो भी नाम आपके सामने लिखा है कच्छातीवुरु आइलैंड को लेकर के। दरअसल ये कच्छातीवुरु जो आइलैंड है ये श्रीलंका और इंडिया का जो तमिलनाडु है उसके बीच में पड़ता है। अब देखा जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार 1974 या 78 तरफ जो है ये कच्छातीवुरु जो है वो भारत ने एक ट्रीटी साइन करके ये श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन अब जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो जो है वहाँ पे जब पकड़ने जाते हैं फिशीज को, यानी कि मछलियों को पकड़ने जाते हैं, तो श्रीलंकन पुलिस क्या करती है कि कच्छातीवुरु में जो भी तमिलनाडु वाले लोग आते हैं उनको पकड़ करके अपनी जेल में डाल देती है। जिसको लेकर के तमिलनाडु के लोग भारत सरकार से, वहाँ की सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो जो आइलैंड आपने एक ट्रीटी के तहत श्रीलंका को दिया था उसको आप वापस बुलाइए। तो वो मुद्दा जो है इस समय काफ़ी गर्म है और सरकार जो है देखते हैं उस पर क्या विचार करती है। तो ये कच्छातीवुरु का जो है आपका श्रीलंका का मुद्दा जो था मैंने आपको बता दिया। अगला अगर बात किया जाए तो अगला मैं आपको बता दूं कि इंडिया राइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या है। मतलब ये है दरअसल वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का एक बयान आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिरा है सन 2000 से। अगर 2022 तक का अगर स्टडी आप करोगे तो इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरता ही जा रहा है। अगर हम साउथ एशियन नेशंस की बात करें, यानी कि इंडिया जो है, इंडिया साउथ एशियन नेशन में आता है, मैं आपको बता दूं, जिसको हम सार्क कहते हैं। तो सार्क के जितने भी कंट्री हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह, जितने भी 8 के 8 कंट्री हैं, उनमें जो है लगभग अगर भारत का देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट गिरता ही चला आ रहा है सन 2000 से 2022 तक, जबकि नेपाल का जो है एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं गिरा है। ये जो है रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा बयान आया है, तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का जो है साउथ एशियन नेशंस में जो है गिरता ही चला आ रहा है, नेपाल को छोड़ करके। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि साउथ एशियन यानी कि सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए सस्ता सवाल ख़त्म करते हैं और अगला यहाँ पे जो न्यूज़ है वो निकल के आ रहा है शुगर की तरफ से। दरअसल शक्कर जो है आपकी सुबह चाय से शुरू होती होगी और शाम तक जो है न जाने क्या क्या चीज़ें आप शक्कर से रिलेटेड यानी कि शुगर से रिलेटेड आप खा जाते होगे। तो शुगर का जो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि शुगर का जो इस बार आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है इन कंपेरिजन टू पिछले साल जहाँ पे 300 लाख टन जो पिछला जो 6 महीने में जो उत्पादन था वो 300 लाख टन था, जबकि इस बार जो है 302 लाख टन का उत्पादन हुआ है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है और ये जो है कोयम्बटूर की तरफ से आई है। तो शुगर का आउटपुट पे लेकर के ये जो है रिपोर्ट थी। चलिए अगला बात किया जाए। अगला बात है ट्राई की तरफ से आई है।
तो ट्राई जो है, ट्राई का मैं आपको बता दूं कि ट्राई जो है एक ब्रॉडकास्ट पॉलिसी बिल लाने वाली है, सॉरी, इनपुट ब्रॉडकास्ट पॉलिसी लाने वाली है 2024 के लिए। क्या ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है? ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी का मतलब है कि एक जो है डिजिटल कंटेंट हब बनाया जाए इंडिया को। डिजिटल कंटेंट हब इंडिया को बनाने का मतलब क्या है? डिजिटल कंटेंट हब इंडिया को बनाने का मतलब ये है कि इंडिया में जितनी भी बॉडी हैं, वो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से वो जो है अपना सोशल मीडिया पे काम करता है, तो उसको रजिस्टर किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा और एक तरीके से जो है उनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि एक इंडिया के पास डेटा आए कि कितना जो है व्यक्ति जो है वो डेली कंटेंट डाल रहा है इंटरनेट पे। इस तरीके से जो है कंट्रोल गवर्नमेंट स्थापित करना चाहती है भारत की जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और इसको निर्धारण कौन करेगा कि कौन व्यक्ति डालेगा, कौन व्यक्ति नहीं डालेगा? तो वो जो है सरकार के कुछ चुनिंदा अफसर, जो कि भगवान की सीधी तीसरी मतलब एक तरीके से आँख समझ लीजिए, वो निर्धारण करेंगे। वो एक ही बार में बता देंगे कि किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। तो आप इसका बस इतना उद्देश्य समझिए कि ये जो है गवर्नमेंट एक तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती है, जिसको लेकर के अभी जब ये आया था तो इस पे जो है तमाम अड़चनें उठाई गई थी लोगों के द्वारा, लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की थी, जिसको लेकर के यहाँ पे जो है 2 अप्रैल की खबर है कि ट्राई से यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है सेक्शन 11 ऑफ ट्राई एक्ट 1997 यानी कि 1997 के ट्राई एक्ट का सेक्शन 11 के का प्रयोग करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है ट्राई से कुछ सुझाव मांगे हैं, कुछ अपने नीतियों में चेंज करने के लिए। जो भी लोगों ने यहाँ पे जो है आपत्तियाँ उठाई थी, इनको लेकर के फिर वो जो है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी लाई जाएगी। चलिए, ये जो न्यूज़ थी वो ट्राई से रिलेटेड थी। आगे अगर बात किया जाए तो अभी जो है 1 अप्रैल 1935 बीता है, सॉरी 1 अप्रैल बीता है, और 1 अप्रैल 1935 को हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो जन्म है वो जन्म 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की द प्रॉब्लम इन इंडियन रूपी करके इनकी जो एक बुक है, और हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जो है तमाम लोगों के सिफारिश के आधार पे 1 अप्रैल 1935 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। खुशी की बात यह है कि ये कोई बैंक नहीं है, क्योंकि बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना और क्रेडिट देना, जबकि इसका कोई काम ऐसा नहीं है, यानी कि ये बैंक नहीं है। मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1935 को जो है भारत के पहले गवर्नर कौन बने, ये आप कमेंट में बताइए। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाने वाला सवाल रह चुका है। आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत का पहला RBI का विदेशी गवर्नर कौन था, भारत का RBI का पहला देसी गवर्नर कौन था, ये आप ज़रूर पता कीजिएगा। तो भारत के RBI की अगर स्थापना की बात किया जाए तो मैं भारत के RBI का जो सिस्टम है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको मैं बहुत बेहतरीन मानता हूँ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिया में रिलाई करता है, और हमारे इंडिया में तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो RBI जो है फार्मुलेट करती है। RBI बेहतरीन कदम अपने उठा रही है, अपने अग्रसर हो रही है। तो RBI का ये 90 साल आज हो चुका है 2024 में 1 अप्रैल को, और 90 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ आंकड़े आए हैं जो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि 1.49 ट्रिलियन रुपए की जो है क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग हो चुकी है फरवरी 2024 में, जबकि 1.66 ट्रिलियन रुपए जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 में 1.66 ट्रिलियन रुपए की खर्च हुई थी क्रेडिट कार्ड से, और क्रेडिट कार्ड से फरवरी 2024 में 1.49 ट्रिलियन रुपए की खर्च हुई है। वहीं पे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड फरवरी 2024 में 100.6 मिलियन पहुंच चुके हैं, और जनवरी 2024 में 99.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स थे। तो इस तरीके से जो है हमारी इंडियन जो RBI है वो ग्रो कर रही है। तमाम तरीके के RBI हमारा जो है ठेका उठाती रहती है। तो चलिए आगे अगली न्यूज़ की बात की जाए तो अगला डाटा हाल ही में रिलीज़ किया गया है फोर्ब्स की तरफ से। फोर्ब्स, जैसा कि आपको नाम ही से पता है कि ये जो है दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं उनकी रकम पे नज़र रखती है। वैसे आपको इंटरेस्टिंग एक वाक़या बता दूं कि अगर दुनिया में जो है
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रकम जो है अगर बाहर आ जाए, जैसे ब्लैक रॉक, ये लोगों की रकम कभी बाहर नहीं आती है, क्योंकि ये लोग हमेशा चाहते हैं। और देखिए, जो व्यक्ति अपनी रकम को छुपाना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी इनकम को छुपाना चाहता है, वो मीडिया पे कंट्रोल करता है। जैसे ब्लैक रॉक जो है वो मीडिया पे कंट्रोल करता है, उसके पास इतनी इनकम है लेकिन वो कभी सामने नहीं आता है। दुनिया के अक्सर बड़े बड़े नेता, उनके पास बेहतरीन रकम होगी लेकिन उनकी रकमें कभी बाहर नहीं आती, उनकी इनकम कभी बाहर नहीं आती है। लेकिन फोर्ब्स ने यहाँ पे डाटा रिलीज़ किया है, और जिसमें जो है इंडिया का जो मुकेश अंबानी है वो रिचेस्ट इंडियन मैन रह चुके हैं, और इनकी जो इनकम है वो $116 बिलियन आंकी गई है। और मुकेश अंबानी इंडिया के टॉप रिचेस्ट मैन निकल के आए हैं। वहीं पे जो अडानी है वो शायद $84 बिलियन की संपत्ति वाले व्यक्ति हैं। इस बार जो है इंडियंस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं बिलीनियर्स की लिस्ट में, और शायद अच्छे खासे इंडियन बिलीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिगो की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो भविष्य है वो हवाई यात्रा पे है, क्योंकि दुनिया में जो है हवाई यात्रा की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। डेली इतना कचरा कूड़ा आपको ट्रेनों में, बसों में, ये जो है हर व्यक्ति अब जो है हवाई जहाज़ चाहता है, हर व्यक्ति जो है एयर सफ़र चाहता है। और एयर सफ़र धीरे धीरे सस्ता भी होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई जो है फिर वो तो टेक्नोलॉजी पे काम होगा ही होगा। इसी को लेकर के इंडिगो जो है अपना प्लान तैयार है उसका। इंडिगो का मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है इंडिगो के पास जहां 2304 विमान थे, इंडिगो के पास 2023 में जहाँ पे 304 एयरक्राफ्ट थे, वहीं पे मात्र 2 महीनों में फरवरी में इसने जो है फरवरी 2024 में 366 यानी कि 366 एयरक्राफ्ट कर लिए हैं। और इनके जो अभिजीत दास गुप्ता का जो है कहना है, वो कहना ये है कि अपनी जो है फ़्लाइट्स यानी कि एयरक्राफ्ट को और बढ़ाने पे लगे हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हम अपनी एक्सपेक्टेंसी जो है डबल डिजिट में करना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और हम जो है इसको डबल ऐसा वगैरह जो है करने का कोशिश करेंगे, जिसके लिए इन्होंने जो है तमाम ऑर्डर भी प्लेस कर रखे हैं इंडिगो ने। तो इंडिगो एक उभरते हुए मार्केट का हिस्सा है, और इंडिगो जो है देखते हैं कैसे ये सस्टेन कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये इंडिगो की तरफ से खबर आ रही है। इंडिगो की अगर बात की जाए तो इंडिगो डेली जो फ़्लाइट्स दुनिया में ऑपरेट करता है, ये 13,050 फ़्लाइट्स एक हफ्ते में ऑपरेट करता है। 13,050 फ़्लाइट्स, ठीक है, जैसा भी है इसका। तो आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आपको मैं बता दूं कि अगेन मैं आपको याद दिला दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको जो भी पीपीटी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप डिटेल में उसका एनालिसिस कर सकें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ ना। अगला जो लास्ट खबर है वो निकल के आ रही है NHAI तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है पूरा। इसने जो है टारगेट को अपने बीट कर दिया है, और इसने 20% राइज किया है कंस्ट्रक्शन में। दरअसल ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भारत में हाईवे बनाने का काम करती है। तो इसने जो है 20% राइज किया है कंस्ट्रक्शन के उसमें। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, चूँकि मैं एक इकोनॉमी का भी स्टूडेंट्स हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर हाईवे बनाने से क्या होगा, दुनिया का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो मैं आपको एक रिपोर्ट बता देता हूँ, आंकड़ा बता देता हूँ। आंकड़ा ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति खाने पीने पे खर्च करता है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप जो है एक एसेट आप बना दीजिए, जैसे रोडें बनाने का मतलब होता है आपने देश के लिए कैपिटल बना दिया, आपने देश के लिए एक एसेट बना दिया। और जब आप कोई भी देश के एसेट का निर्माण करते हो, आप कैपिटल एसेट का निर्माण करते हो, तो देश के जो जीडीपी है उसमें 2.5 गुना वृद्धि होती है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपको मैं इतना बताना चाहूँगा, आप सीधा ये समझ लीजिए कि यदि आप 100 रुपये रोड के बनाने में खर्च करोगे, मैं सरकार के लिए बात कर रहा हूँ, सरकार अगर 100 रुपये रोड के बनाने पे खर्च करेगी तो 250 रुपये की प्रॉफिट होगी सरकार को। ये जो है आपको आंकड़े पता होने चाहिए। इसीलिए सरकार जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में काम कर रही है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। और जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे तमाम कंपनियाँ आना चाहेंगी। जब आपकी रोडें ही अच्छी नहीं होंगी, ये सब अच्छा ही नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छी नहीं होगा, पता चला आपको एक गाँव से दूसरे गाँव में पहुँचने में जो है
बैलगाड़ी लेनी पड़ रही है, तो कोई कंपनी आपके यहाँ निवेश करने नहीं आएगी, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, ना आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और आप जो है दुनिया से कट हो जाओगे। यानी कि आज के देश में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सरकारों को जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो डेवलपमेंट में काम, देखिए एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब सरकार के ऊपर जो है एसेट या लायबिलिटी में चेंज हो तो उसको कहते हैं एसेट या लायबिलिटी में जब चेंज होता है तो वो जो है एसेट या लायबिलिटी में चेंज होने पे जब पैसा आए तो वो रेवेन्यू हो गया, और जब पैसा जाए तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो है, मैं यहाँ पे आपको आंकड़े दिखा दूँ तो आंकड़े कुछ ये कह रहे हैं कि सन 2023-2024 में जो है टोटल एक्सपेंडिचर वो हुआ है 2,07,000 करोड़ का, और इससे निर्माण हुआ है, जो रोड का निर्माण हुआ है वो हुआ है 6,644 किलोमीटर का। यानी कि 2023-24 में जो टोटल निर्माण हुआ है रोडों का वो हुआ है 6,644 किलोमीटर, और जो एक्सपेंडिचर हुआ है 2,07,000 किलोमीटर। तो ये जो है 20% गेन है पिछले साल की तुलना में। तो 20% का जो है यहाँ पे हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने है उसने रोड की गति को बढ़ाया है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे जो मिनिस्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस था पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यूपीएससी फ्रेंड्स के साथ, या आप अगर एक जिंदा व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।